हेलो गाइस, तो जो आपका 7 अप्रैल 2025 को एफसी फर्स्ट पेपर है होने वाला है, उसके लिए दोस्तों हम इस वीडियो में हिंदी एंड इंग्लिश के फर्स्ट पेपर को सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों हम आप लोगों की अच्छी तैयारी करने के लिए दोस्तों T20 के हम ऑब्जेक्ट भी देखेंगे, ताकि दोस्तों हमें अच्छे से अच्छी तैयारी हो सके। और दोस्तों ये ऑब्जेक्ट आपको देखते देखते और सुनते सुनते याद हो जाएंगे। तो दोस्तों मेरा मानना है कि हम पेपर को सॉल्व करने से पहले T20 के क्वेश्चन यानी कि ऑब्जेक्टिव को देखेंगे, ताकि हमें पता चल सके दोस्तों कि हम कितने पानी में हैं, कितने और पानी में नहीं है। ठीक है ना, हम इसे बाद में सॉल्व करेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम हिंदी के सॉल्व करेंगे ऑब्जेक्ट को। तो इसके पहले सबसे पहले हम टॉपिक देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं। तो देखो दोस्तों, इसमें 3 यूनिट है। कितनी यूनिट है दोस्तों? 3 यूनिट है। इसमें 6 चैप्टर हैं, ठीक ना, और 3 क्या है, व्याकरण के हैं। तो चलिए हम पहले चैप्टर को देखते हैं। तो इकाई एक रहेगा, यूनिट वन रहेगी। इसका पहला चैप्टर रहेगा सतपुड़ा के घने जंगल। ठीक ना, ये क्या है, एक कविता है जिसे दोस्तों भवानी प्रसाद मिश्र जी ने लिखा हुआ है। ठीक ना, ये याद रखना आप लोग। अब चलिए हम इसके ऑब्जेक्ट देख लेते हैं। तो पहला ऑब्जेक्ट दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले साल एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। ठीक ना, प्रस्तुत पाठ के रचनाकार सी मिश्र का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपको पता होना चाहिए, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के मालवा आंचल में हुआ था। ठीक ना, और दोस्तों यहाँ पर कुछ मैंने इंपॉर्टेंट नोट लिखे हैं जो कि आपको एग्जाम में बहुत ही आवश्यक पड़ेंगे। ठीक ना, तो यदि आपको भवानी प्रसाद का यदि पिता के नाम की बात की जाए तो सीताराम मिश्र है, और यदि माता का नाम पूछा जाए तो गोमती देवी है। ठीक ना, यदि इनकी पत्नी का नाम पूछा जाए तो त्रिपुरा देवी है, और इनके बच्चों के नाम पूछी जाए, सॉरी, बच्चे की संख्या पूछी जाए तो 6 है। ठीक ना, और दोस्तों यदि जन्म की बात की जाए तो 29 मार्च क्या है दोस्तों, 29 मार्च 1913 को इनका क्या हुआ, जन्म हुआ। और दोस्तों यदि मृत्यु की बात की जाए तो 20 फरवरी 1983। ठीक ना, क्या है, 20 फरवरी 1983 मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर शहर में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक ना, तो ये यहाँ पर मृत्यु भी है, तो ये नोट कर लीजिएगा। ठीक ना, तो देखो दोस्तों अब हम चलते आगे की। वो तो मैं सभी तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन इंपॉर्टेंट बताऊंगा, बाकी की आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक ना, तो यहाँ पर दोस्तों जो पहला है, ठीक ना, ये भी दोस्तों पिछले साल एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कवि आधुनिक काल के किस युग के प्रतिनिधित्व कवि हैं? तो छायावाद के। ठीक ना, वे अपने पूर्व के किन किन रचनाकारों से प्रभावित है? तो उपयुक्त सभी से। और मिश्र, ठीक है ना, कि मिश्र जिस विषय को उठाते थे पुनः उसे कैसा बना देते थे, घरेलू। ठीक ना, सतपुड़ा के घने जंगल कविता उनके किस संग्रह से ली गई है? गीत फरोश से ली गई है। ठीक ना, अपने किस संग्रह के लिए आपको सन 1972 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? तो बुनी हुई रस्सी। देखो अब इसमें 3 ऑब्जेक्ट छुपे हुए हैं, कैसे मैं आपको बताता हूँ। यदि आपको 1972 में ऐसा पूछा जाए कि 1972 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो आपको पता होना चाहिए साहित्य अकादमी। ठीक ना, यदि आप दूसरा ऑब्जेक्ट ऐसे प्रकार से भी पूछ सकता है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार भवानी प्रसाद को किस सन में मिला था? तो 1972 में। ठीक ना, और तीसरा ऑब्जेक्ट यही है, यानी कि एक ही प्रश्न से 3 ऑब्जेक्ट बन सकते हैं। ठीक ना, अगला क्वेश्चन दोस्तों ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये छोड़ देता हूँ। फिर दूसरा क्या है कि भारत के किस प्रदेश में सतपुड़ा के घने जंगल है? तो दोस्तों वो है मध्य प्रदेश में। ठीक ना, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर कुछ इंपोर्टेंट नहीं है, ये वाले 2 हैं कि सतपुड़ा के घने जंगल में वृक्ष की लताएं कैसी हैं? तो उलझी हुई और अटपटी दोनों सही। ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि सांपसी काली लताएं में कौन सा अलंकार है? तो उपमा अलंकार है। ठीक ना, यहाँ पर चलते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर एक नोट है कि समुद्र मंथन में 14 रत्न प्राप्त हुए थे। ठीक ना, ये इसी का चैप्टर के अध्ययन के अंदर आता है, यहाँ पर मैंने नोट कर लिख दिया है। ठीक ना, फिर दूसरा जो रहेगा दोस्तों कि किस पर्वत को मछली बनाकर समुद्र मंथन किया गया था? तो सुमेरु पर्वत को। ठीक ना, तो यहाँ पर ये नोट है, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा यहाँ पर, ये इंपोर्टेंट नहीं है, ये वाला है। ठीक ना, कंप से कनपन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो अनुप्रास अलंकार। ठीक ना, गौड़ जाति के लोग सब गाते थे तो होली के। ठीक ना, क्षितिज का क्या अर्थ है दोस्तों? जहां धरती आसमान में मिलती है। ठीक ना, यहाँ पर कोई इंपोर्टेंट क्वेश्चन नहीं, ये वाला है कि पूर्ण पावन पूर्ण रस में कौन सा अलंकार है? तो अनुप्रास अलंकार है। ठीक ना, फिर ये नोट है, नोट भी आप ध्यान रखिए। सतपुड़ा के सघन जंगल है, यानी कि ऑब्जेक्ट में पूछा जाए कि सतपुड़ा के कैसे जंगल है, तो आपको पता होना चाहिए सघन। कैसे है? वापसी, ये क्या है, एक कहानी है जिसे उषा पिंगबादा ने लिखा है। यहाँ पर जो है दोस्तों आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना, मैं नहीं पढ़कर बताऊंगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक ना, स्क्रीनशॉट कर ले लीजिएगा। चलिए तो इनके ऑब्जेक्ट देखते हैं दोस्तों। ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे जा चुके हैं इनके ऑब्जेक्ट भी। ठीक ना,
तो ऑब्जेक्ट की शुरुआत हम यहाँ से करते हैं, ठीक ना। कि नई कहानी के दौर में चर्चित उषा प्रियंका का जन्म कहाँ हुआ था? तो देखो कानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। यहाँ पर जन्म नहीं है लेकिन मैंने नोट कर लिखा है कि 24 दिसंबर, क्या है दोस्तों 24 दिसंबर 1930 है और क्या है 31 है, दोनों ही माना जाता लगभग में है, ठीक ना। यदि ऑब्जेक्ट में 30 आए तो 30 लगा देना, 31 आए तो 31 लगा देना, ठीक ना। दोनों कभी नहीं आए, एक आएगा 24 दिसंबर 1930 या 31, ठीक ना। फिर अगला क्या है दोस्तों कि दो महिला कहानकारी के नाम बताइए जो उषा के समक्ष प्रमाणित हुई थी। तो मनु भंडारी व कृष्ण सुमति, ठीक ना। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से आपने किस विषय से स्मृति एवं डॉक्टर की उपाधि ग्रहण की है? तो अंग्रेजी से, ठीक ना। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला है कि वापसी कहानी पहली बार कब प्रकाशित हुई थी? तो 1960 में। अगला क्वेश्चन क्या है कि कहानी के मुख्य पात्र कौन है? तो गजाधर बाबू हैं, ठीक ना, क्योंकि इन्हीं के ऊपर से ये वापसी वाली लिखी हुई है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या है कि 7वें दशक में चर्चित रचना वापसी किससे पीड़ा और बोध का अलंकरण है? तो सेवानिवृत्ति व्यक्ति। क्या है दोस्तों कि गजाधर बाबू ने रेलवे विभाग में कितने वर्ष से सेवा दी है? तो 35 साल तक, ठीक ना। यहाँ पर कोई इंपोर्टेंट नहीं है, आप लगा लीजिएगा, ठीक ना। इसका ये है वाला पढ़ लीजिएगा। अगले टॉपिक को और देखते हैं, सॉरी ऑब्जेक्ट देखते हैं। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है कि गणेश ही कौन था? तो नौकर, ठीक ना। क्या था दोस्तों? नौकरी के दौरान गजाधर बाबू का सेवेदार था, ठीक ना। यहाँ पर क्या है कि गणेशी की घरवाली ने गजाधर बाबू को क्या भिजवाया था? बेसन से बने हुए लड्डू का डब्बा, ठीक ना। यहाँ पर कोई भी इंपोर्टेंट नहीं है, यहाँ पर देख लीजिएगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर कोई नहीं। अब हम चलते हैं दोस्तों किस वाले पर? थर्ड वाले पर, ठीक ना। तो हमारा जो चैप्टर है दोस्तों शिकागो व्याख्यान, ये किसने लिखा है? स्वामी विवेकानंद जी ने लिखा है। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ विस्तार से है, तो आप स्क्रीनशॉट लगा ये पढ़ लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपके ऑब्जेक्ट कम और इसी के अंदर से जाना आएगा, क्योंकि दोस्तों ये पूरा का पूरा चैप्टर बाय चैप्टर देकर रखा है, ठीक ना। इसलिए दोस्तों यहाँ की थ्योरी बहुत बड़ी है, जो कि मेरा पढ़ाना तो असंभव है, ठीक ना। तो एक बार आप ये वाला प्रश्न जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक ना, क्योंकि इसमें से कई ऑब्जेक्ट फंस सकते हैं एग्जाम के लिए, ठीक ना। अगला जो मैं बताने वाला हूँ दोस्तों, अगला ये वाला आप लोगों को पढ़ लेना। मैंने यहाँ पर कुछ नोट भी यहाँ पर लिख दिए हैं कि उसने कहाँ था किसने क्या किया था, ठीक ना। तो ये वाला भी आप पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। चलिए अब हम देखते हैं दोस्तों इसके मेन ऑब्जेक्ट। तो पहला ऑब्जेक्ट क्या रहेगा दोस्तों कि शिकागो व्याख्यान कब आयोजित किया गया था? तो 11 सितंबर 1993 में किया गया था, ठीक ना। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? श्री नरेंद्र नाथ दत्त था, ठीक ना। तो ये इन्फॉर्मेशन तो आपको पहले से ही पता होगी, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या है कि स्वामी विवेकानंद किसके से थे? तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस की, ठीक ना। इनकी मुलाकात दोस्तों सन 1881 में इनकी हुई थी, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या है कि विश्व सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? शिकागो में, जो कि अमेरिका में है, ठीक ना। भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए शिकागो के विश्व धर्म संघ दोस्तों क्या है? तो पहला प्रश्न है कि विद्यानिवास मिश्र का जन्म कहाँ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले और पकड़भीड़ा गांव में हुआ था, यानी कि दोनों सत्य हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? सी मिश्र जी ने डॉक्टर की उपाधि किस विषय में ली थी? तो पाणिनि के व्याकरण पर, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या है कि सी मिश्र जी ने कौन से विश्वविद्यालय में कुलपति पद को सुशोभित किया था? तो काशी विद्यापीठ उत्तर प्रदेश से, ठीक ना। तो यहाँ पर कोई इंपोर्टेंट नहीं है, ये वाला है कि सी मिश्र किस युग के निबंधकार रहे हैं? तो शुक्ल युग के, ठीक ना। इनमें से कोई भी इंपोर्टेंट नहीं है दोस्तों, केवल ये वाला है कि इनमें से चर्चित निबंधकार नामोल्लेखन कीजिए, तो उपरोक्त दोनों, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि आंगन का पंछी किसे कहा गया है? तो गौरैया को। ये अगले एग्जाम क्वेश्चन पेपर में आएगा और आ भी चुका है, ठीक ना। चलिए दोस्तों इसके और ऑब्जेक्ट देख लेते हैं। तो और ऑब्जेक्ट क्या है दोस्तों कि गौरैया को पक्षियों, ठीक ना, पक्षियों में क्या माना गया है? तो ब्रह्मांड माना गया। आंगन का पंछी ललित निबंध के निबंधकार हैं तो विद्यानिवास मिश्र जी हैं, ठीक ना। किस देश के लोगों ने गौरैया को मारने का अभियान चलाया था? तो चीन के, ठीक ना। भारतीय घरों में किस पौधों को आंगन में स्थान मिला है? तुलसी को, ठीक ना। गाँव की कौन सी बात गौरैया के लिए कही जाती है? कि गौरैया के घोंसले जिस घर में नहीं हो वह घर निर्वेश हो जाता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रज्ञा परमता का देश किस देश को कहा गया है? तो चीन को, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि बोल सका के सम्मान का क्या नाम था? ठीक ना। तो सोहनलाल द्विवेदी था, ठीक ना। ये वाला इंपोर्ट नहीं है, ये वाला है निबंधकार की मिनी कितने वर्ष की होती है? 2 वर्ष की होती है। गौरैया और मिनिया, ठीक ना, किससे सरोकार नहीं रहती? तो राजनीति से। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि लेखक को धरती का दुलार किससे पछलाना नजर आता है? उपरोक्त तीनों से, ठीक ना। तो अगला जो चैप्टर है दोस्तों वो है हमारा महात्मा गांधी, जो कि आत्मकथा के अंश है। ये आत्मकथा है, ठीक ना। क्या है दोस्तों? आत्मकथा है, और इस चैप्टर का नाम क्या है? आत्मकथा के अंश। तो यहाँ पर आप पढ़ लीजिएगा कुछ महात्मा गांधी के बारे में, क्योंकि इंपोर्टेंट नोट बनेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर आप मैं दिखा दूं एक बार, ये पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। कैसा
पढ़ लीजिएगा, देख लिया ना। चलिए अब हम ऑब्जेक्ट की ओर देखते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या है दोस्तों कि महात्मा गांधी की आत्मकथा पुस्तक का नाम है सत्य पर मेरे प्रयोग, जो एग्जाम में आ चुका है, ठीक ना। यहाँ पर कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला है कि गांधी जी के पूर्वज बहुत पहले किस धंधे से जुड़े थे, तो वाराणसी कर्म से, ठीक ना। गांधी जी के दादाजी से लेकर पिछली 3 पीढ़ियां कौन से काम करती थी, तो दीननागरी, ठीक ना। क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी के पिता करमचंद गांधी के कितने विवाह हुए थे, तो 4 विवाह हुए थे, ठीक ना। करमचंद की चौथी पत्नी का नाम क्या था, तो पुतलीबाई था। पोरबंदर में कृष्ण के किस बाल सखा का एकमात्र मंदिर बना हुआ है, तो सुदामा का, ठीक ना। तो यहाँ पर कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ पर आप अपने हिसाब से पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन भी कुछ खास नहीं है दोस्तों, यहाँ पर आप एक एक करके सब पढ़ लीजिएगा, ये वाला है, ठीक ना। कि गांधी जी के कितने मित्र विश्वास पाते थे, तो 2 थे, ठीक ना। यहाँ पर 3 मिनट का दोस्तों हमारा तीसरा जो टॉपिक है वो क्या है दोस्तों कि विश्व के प्रमुख धर्म, ठीक ना। तो पहला आएगा हिंदू धर्म। हिंदू धर्म के यहाँ पर 3 ऑब्जेक्ट हैं कि नैतिकता का प्रमुख गुण क्या है, तो आत्मगत गुण, ठीक ना। यहाँ पर ये वाले भी हैं 3 वाले, तो आप पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। और यहाँ पर दोस्तों जो रहेगा हमारा क्या है कि जो हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म में क्या कैसा होता है, तो यहाँ पर आप पढ़ लीजिएगा एक बार, क्योंकि दोस्तों इसके केवल से केवल 3 ही ऑब्जेक्ट हैं। कितने हैं दोस्तों, 3 ही ऑब्जेक्ट हैं, ठीक ना। दूसरा है दोस्तों जैन धर्म, ठीक ना। जैन धर्म में भी 3 ऑब्जेक्ट हैं, बाकी की आप जैन धर्म का यहाँ पर विस्तार से पढ़ लीजिएगा कि जैन धर्म क्या होता है, उसमें कौन कौन से नियम और कैसे ऑब्जेक्ट बन सकते हैं, ठीक ना। अगला जो रहेगा दोस्तों, अगला जो रहेगा हमारा वो कौन सा रहेगा, यहाँ पर बौद्ध धर्म रहेगा, ठीक ना। तो बौद्ध धर्म के भी क्या है दोस्तों 3 ही ऑब्जेक्ट हैं, बाकी का आप बौद्ध धर्म का यहाँ से विस्तार से पढ़ सकते हैं, ठीक ना। जो ऑब्जेक्ट आपके बनेंगे यहाँ से बनेंगे, ठीक ना। अगला जो रहेगा दोस्तों वो कौन सा रहेगा दोस्तों, तो वो रहेगा आपका ईसाई धर्म, ठीक ना। यहाँ पर भी 3 है, तो ईसाई धर्म क्या होता है, कैसे काम करता है, तो यहाँ पर आप पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। अगला जो रहेगा 5वां दोस्तों वो रहेगा इस्लाम धर्म, ठीक ना। कौन सा, इसके भी 3 ऑब्जेक्ट हैं, यहाँ पर आप पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। ये इस्लाम धर्म के बारे में है, तो आप इस्लाम धर्म के बारे में पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख लीजिएगा एक बार और, ठीक है ना। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। तो आगे जो धर्म है दोस्तों वो है सिख धर्म, ठीक है ना। इसके भी 3 ऑब्जेक्ट हैं, तो तीनों आप पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर जो शुरुआत है दोस्तों कि सिख धर्म क्या होता है, तो एक बार ये भी आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ऑब्जेक्ट जो आपके बनेंगे वो इसके अंदर से बनेंगे, क्योंकि 3 ऑब्जेक्ट में तो कुछ होगा नहीं, ठीक ना। अब यहाँ पर दोस्तों जो हमारा तीसरा चैप्टर था उसके यहाँ पर जो पूरे धर्म है दोस्तों, यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट आ गए हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर मैंने टिक लगा दी है, क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। तो आप पढ़ लीजिएगा एक बार, ठीक ना। यहाँ पर भी देख लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर भी दिख गया ना, ठीक है ना। यहाँ पर देख लीजिएगा, ये वाले मैंने सब टिक लगा दिए, ठीक ना। अगली जो तीसरी यूनिट है दोस्तों इसमें वाक्य रचना वाले हैं, तो यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है दोस्तों। इसके केवल से केवल आप क्या पढ़ लीजिएगा, कुछ नोट में दे देता हूँ। यहाँ पर ऑब्जेक्ट आप पढ़ सकते हैं, बाकी की कुछ भी विशेष नहीं है इसमें, ठीक ना। तो यहाँ पर ये कुछ ऑब्जेक्ट हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक ना। क्योंकि इन्हीं में से आएगा जितना आएगा, क्योंकि इससे अगला आता है व्याकरण दोस्तों सेम नहीं आएगी आपको, ठीक ना। याद रखें व्याकरण सेम नहीं हो सकती है, व्याकरण हमेशा बदलती है, ठीक ना। तो यहाँ पर एक बार लेकिन स्क्रीनशॉट ले लें और पढ़ जरूर लेना, ठीक ना। चलिए तो आगे की ओर चलते हैं। यहाँ पर भी देख लीजिएगा, ठीक ना, क्योंकि ये नोट हैं, ठीक ना। कौन से दोस्तों, जो व्याकरण है उसके ही हैं, ठीक है। क्या है दोस्तों, जितनी भी व्याकरण आपको दी जाएगी वो आपको पढ़ना है, ठीक ना। ये वाले जो रहेंगे दोस्तों, सॉरी ऑब्जेक्ट छूट गए, ये वाले, ठीक ना। जो सेकंड में रहेगा दोस्तों अनुवाद, अर्थ एवं प्रकार, ठीक ना। तो यहाँ पर भी कोई विशेष नहीं है दोस्तों, यहाँ पर भी देखो 3-4 ही ऑब्जेक्ट हैं, ठीक ना। देखो अनुवाद क्या होता है क्या नहीं होता है, यहाँ पर पूरे मैंने ऑब्जेक्टों में लगा दी है टिक, तो आप स्क्रीनशॉट लेकर इनका कर सकते हैं ध्यान, ठीक है ना। यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक ना। तो देखो एक बार पढ़ जरूर लेना, ठीक ना। ऐसा नहीं दोस्तों कि देखना ही है, बस पढ़ भी लेना है, आपको पढ़ना भी है, ठीक है ना। फिर तीसरा जो ऑब्जेक्ट रहेगा दोस्तों बीज शब्द, ठीक ना। तो बीज शब्द के भी कुछ 3-4 ही हैं, बाकी कुछ नहीं है यहाँ पर, ठीक ना। तो देखो दोस्तों जितने भी ऑब्जेक्ट थे मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, अब मत कहना कि मैंने नहीं बताया, पूरी T20 की मैंने आप लोगों को बता दी है, ठीक ना। तो दोस्तों अब हमने हिंदी के कर लिए, तो हिंदी के सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, ऑब्जेक्टों को सॉल्व कर लेते हैं, इसके बाद हम इंग्लिश वाले को देखेंगे, ठीक ना, वाले को सॉल्व करेंगे। लेकिन दोस्तों मेरा मानना है कि देखो मेरे बताने से पहले आप लोग सोच लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ताकि आप लोगों को पता चले कि आप जो कल का पेपर देने वाले हो ना उसमें आप कितने दे सकते हो कितने नहीं, क्या आपकी जो तैयारी है वो इतनी काफ़ी है या फिर इससे अधिक देनी पड़े। इसलिए दोस्तों मेरे बताने से पहले ही आपको वो ऑब्जेक्ट सोच लेना है, ठीक है ना, ताकि आप लोगों को क्लियर पता चले कि हम सही हैं, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, भवानी प्रसाद मिश्र किस
धारा के कब ये देखो तो पहला ही ऑब्जेक्ट आ गया है छायावादी, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या है कि वापसी रचना किस विधा से संबंधित है, तो देखो दोस्तों ये भी आ चुका है कहानी से, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या है कि भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म कहाँ हुआ था, तो होशंगाबाद में, ये भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि गजाधर बाबू किस रचना का पात्र है, तो वापसी का है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या है कि भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म कब हुआ, तो 1913 को हुआ, मैंने पहले ही बोला था, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या है निम्नलिखित में से भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है, तो ये सभी है। देखो बुनी ही रस्सी में तो उन्हें क्या मिला था 1972 में पुरस्कार मिला था, जो कि हम पढ़ चुके हैं। सतपुड़ा के जंगल लिखी है, और गीत भरोस भी दोस्तों एक आया था, ठीक ना, ऑब्जेक्ट में, यानी कि ये सभी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि उषा प्रेमलता कित रचना है, तो दोस्तों आंगन का पंछी है, ठीक ना, सॉरी ये वापसी है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि सतपुड़ा के घने जंगल किस प्रदेश की हैं, तो ये है मध्य प्रदेश के। अगला क्वेश्चन क्या है कि वापसी रचना में किसकी वापसी होती है, तो गजाधर बाबू की होती है। अगला क्वेश्चन क्या है सतपुड़ा के घने जंगल, ठीक ना, कविता में नींद में डूबा हुआ, कौन डूबा हुआ, दोस्तों जंगल डूबा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है वापसी रचना में चित्रण है, तो किसका है दोस्तों पारिवारिक घटना का, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों के गजाधर बाबू कहाँ नौकरी करते थे, तो रेलवे में करते थे, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या है कि स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे, तो रामकृष्ण परमहंस थे। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, 12 जनवरी को, जो कि स्वामी विवेकानंद जी के जन्म जयंती पर, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या है कि आंगन का पंछी रचना साहित्य की कौन सी विधा है दोस्तों, तो वो है दोस्तों निबंध, क्या है ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। और क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि स्वामी विवेकानंद ने शिक्षा को व्याख्यान कब दिया था, तो 11 सितंबर 1993 में, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या है कि आंगन का पंछी रचना की रचयिता है दोस्तों, तो वो है कौन है विद्यानिवास मिश्र है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में कहाँ भाषण दिया था, शिकागो में दिया था। अगला क्वेश्चन विश्व विद्यानिवास मिश्र माने जाते हैं इतिहासकार माने जाते हैं, सॉरी ललितकार निबंधकार माने जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि विवेकानंद द्वारा स्थापित मठ का नाम क्या है दोस्तों, तो वो है बेरुल मठ, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या है कि आंगन का पंछी रचना में कौन सी भाषा में लिखी गई है, तो हिंदी में लिखी गई। अगला क्वेश्चन क्या है कि आंगन में कौन सा पौधा उगाया जाता है दोस्तों, तो तुलसी का, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि महात्मा गांधी, ठीक ना, सॉरी 1 मिनट लाइट फ्लैक्स हो चुकी है, तो 1 मिनट, ठीक ना। तो महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है, तो मोहनदास करमचंद गांधी है। अगला क्वेश्चन क्या है महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ, 2 अक्टूबर 1969 को हुआ, 1869 को हुआ। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों इनमें से हिंदू धर्म का पोशाक है, तो ये सभी हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, तो कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों त्रिपाठी किस धर्म से संबंधित हैं, तो वो है बुद्ध धर्म से, किस धर्म से हैं दोस्तों, बुद्ध धर्म से, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या है सत्य पर मेरे प्रिय पुस्तक के रचनाकार हैं, तो वो है महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन क्या है स्वामी विवेकानंद का ध्येय क्या है दोस्तों, उठो जागो और लक्ष्य प्राप्त करो, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि गांधी जी के पिताजी द्वारा कौन सी क्रय दी गई हुई पुस्तक को उनने धारण किया था, यानी दृष्टि में बचपन में डाली थी, तो वो दी थी श्रवण कीर्तन भक्ति नाटक की, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन क्या है महात्मा गांधी का जन्म स्थान क्या है दोस्तों, तो वो है पोरबंदर, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है हिंदू नाम का उद्गम किस नदी से हुआ है, सिंधु नदी से। अगला क्वेश्चन क्या है कि विश्व का सबसे पुराना धर्म क्या है, तो हिंदू धर्म है। अगला क्वेश्चन क्या है कि पंचशील का संबंध किससे है, ठीक ना, पंचशील का संबंध दोस्तों किससे है, तो बौद्ध धर्म से। अगला क्वेश्चन इस्लाम धर्म का महत्वपूर्ण स्तंभ क्या है दोस्तों, तो रोजा, ये सभी हैं, ठीक ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों तो सत्य अहिंसा अमित्र परिग्रह और ब्रह्मचारी ये किस धर्म की मान्यता है दोस्तों, तो ये है जैन धर्म की। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो देखो दोस्तों मेरी फ्लैक्स बार बार बुझ जा रही है, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है आप लोगों को, मैं खुद बोल रहा हूँ इसलिए आप उन्हें पढ़कर करेक्ट कर सकते हैं, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या है कि रचना के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं दोस्तों, तो वो होते हैं कितने, 3, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है अर्थ के अनुसार वाक्य के भेद कितने होते हैं दोस्तों, सॉरी वाक्य भेद का उदाहरण है, तो ये सभी हैं, ठीक ना। देखो दोस्तों यहाँ पर थोड़ी कंफ्यूज, मैं फ्लैक्स जला देता हूँ, तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होना। यहाँ पर दोस्तों उनने क्या पूछा, रचना के आधार पर 3 होते हैं, ठीक ना, और अर्थ के अनुसार बोले तो दोस्तों 8 होते हैं, ठीक ना। देखो अर्थ के अनुसार वाक्य के भेद 8 होते हैं, लेकिन दोस्तों ये प्रश्नवाचक विधेयवाचक और विस्मयवाचक ये सभी के सभी किसके हैं दोस्तों, अर्थ के अनुसार हैं, ठीक ना, इसलिए ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है वाक्य के घटक हैं उद्देश्य और विदेश, ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन कहलाता है, लोकतंत्र कहलाता है, इनमें से शुद्ध
शब्द है दोस्तों, तो वो है ईस्टर, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि अनुवाद का शब्दार्थिक अर्थ क्या है, तो किसी के कहने के बाद कहना। देखो जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, ठीक ना, यदि इसे हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो जब मैं बोलूंगा इसके बाद तो वो ट्रांसलेट कर पाएगा ना, ठीक ना। इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा जब हम बोले, ठीक ना, यानी किसी के कहने के बाद कहना, ठीक ना। जब कि कोई सामने वाला व्यक्ति कह रहा है और हमें उसे ट्रांसलेट करना है तो वो जो बोलेगा उसके बाद हम बोलेंगे, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या है कि अनुवाद के लिए अंग्रेजी का उपयोग है, तो ट्रांसलेशन ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि भारतीय लोकतंत्र में सरकार का प्रमुख है, तो वो होता है प्रधानमंत्री, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या है समरसता का अर्थ क्या है, तो दोस्तों यहाँ पर सामाजिक भाईचारा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या है सामाजिक समरसता के घटक हैं, तो ये सभी हैं। अगला क्वेश्चन क्या है शंकराचार्य ने कितने ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की है, तो 12, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या है सबसे पुराना साहित्य है, तो वेद है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है कला का शब्दार्थिक अर्थ क्या है और साहित्य रचना के लिए जरूरी क्या है, तो इन दोनों को आप कमेंट करके बताना, ठीक ना। तो एक बार मैं फ्लेक्स लेकर बता देता हूँ। तो ये वाले ऑब्जेक्ट थे, तो आप ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक ना। अगला है पार्ट बी। तो पार्ट बी दोस्तों हम दूसरी वीडियो में देखेंगे, क्योंकि दोस्तों ये मेरा जो मोबाइल है वो बहुत ही हीट हो रहा है, इसलिए ये वीडियो नहीं बन पा रही है, ठीक ना। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। तो